हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 12th क्लास के आज के मैथ्स के पोर्शन में। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। हम अब तक 4 वीडियो में पहले बना चुका हूँ 12th क्लास के लिए। तो आप सभी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा, आई बटन यहाँ पे आएगा। इस बटन पे आप क्लिक करके आप उन वीडियो का लिंक देख सकते हैं और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम शुरू करते हैं अगला पोर्शन जो इस चैप्टर का है, दैट इज फंक्शंस। सो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है वो आप देखिएगा। फंक्शन जो होता है वो रिलेशन की तरह ही होता है। जैसे रिलेशन होती है एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ने वाला होता है रिलेशन, वैसे ही फंक्शन होता है। एक्स से वाई तक जाता है एक फंक्शन, इज सेट टू एग्जिस्ट। उसको एग्जिस्ट तभी करेगा वो फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक एलिमेंट इन इमेज इन वाई। एलिमेंट कह लो, इमेज कह लो, इन वाई। तो अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो अब मैं क्लियर करता हूं। याद हो आपको रिलेशन के अंदर जब हमने सीखा था तो वन, जैसे लेस देन वाला केस था, आपको याद हो तो लेस देन वाला केस जब हुआ था तो 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, ये आपने नोट किया था। अगर किया था तो आपने देखा होगा 1 जो है वो 2 से भी कनेक्ट हो रहा था, 1 3 से भी कनेक्ट हो रहा था, 1 4 से भी कनेक्ट हो रहा था लेस देन वाले केस में। तो ऐसा कुछ जब हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन होता है उसमें एक सिंपल से एक नई स्पेशल स्टार लग जाता है, एक पॉइंट बन जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। यानी कि एक एलिमेंट जो है एक्स का, फर्स्ट सेट का, वो सिर्फ एक के साथ ही पेयर बना सकता है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जो बन रही थी रिलेशन में, वो एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक का ही पेयर बन सकता है, ठीक है ना। यूनिक, हर एलिमेंट का जो पेयर होगा वो यूनिक होगा। यानी कि आप 1 का इमेज 2 भी जा रही है, 1 के साथ 2 बन रहा है, 2 के साथ 1 के साथ 3 भी बन रहा है, 1 के साथ 4 भी बन रहा है, नॉट पॉसिबल। ये अगर है तो वो रिलेशन बोला जाएगा। सो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, कितने से भी रिलेट हो सकता है वो नंबर, बट फंक्शन के अंदर ओनली 1 होगा रिलेटेड, 1 एलिमेंट से रिलेटेड होगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 1 है, अब 1 के साथ मैं पेयर ले रहा हूँ। जैसे मेरा रिलेशन बनाया था, आपको याद हो, 1a ले सकता हूँ, है ना, 1b ले सकता हूँ, है ना, इस तरह से करके 2a 2b कुछ भी ले सकता हूँ, तो रिलेशन होता है। अब फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन का मतलब ये है 1 के साथ अगर सपोज 1a आ गया, अगर 1a आ गया तो 1 के साथ b नहीं आएगा। फर्क महसूस हुआ आपको? ऐप में क्या चेंजेस आएगा? या अगर ये रिलेशन था तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फंक्शन जब आएगा, फंक्शन के केस में सिर्फ 1 के साथ अगर a लिया है तो a ही लिया है, 1 के साथ अगर b आ गया तो b ही आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा 1 के साथ। दोबारा 1 नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसी तरह से हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ a है, अब 2 के साथ जरूर नहीं है b ही आए, 2 के साथ सपोज d आ गया, तो अब 2 के साथ कुछ और नहीं आएगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, एक चीज क्या हो सकती है? हो सकता है 3 की इमेज भी डी आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है 4 की इमेज भी डी आ जाए। अब आप सोचेंगे, आप एक तरफ ये कह रहे हो कि भाई एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, फिर आप ये इतनी कैसे ले रहे हो? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं इमेज। देखिए इमेज क्या होती है? इमेज होती है जैसे 1 से लेके a पे आप जब उसको पेयर बना रहे हो, 1 के साथ a का पेयर बनाया है, तो 1 के साथ a बनाया, तो ये यहां से यहां तक जब जाता है तो वो इमेज है। तो 1 की इमेज a है, 2 की इमेज d है, 3 की इमेज d है, 4 की इमेज d है। तो आप देखेंगे इसके एलिमेंट की इमेज ये है, इसकी एलिमेंट की इमेज ये है। यानी कि एवरी एलिमेंट की, यहां से ये नहीं है कि भाई मैंने यहां से 2 को b से भी कनेक्ट कर दिया। अगर 2b से कनेक्ट हो जाता तो ये फंक्शन नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? यानी कि इमेज जो बनती है वो एरो देखने कितने निकलते हैं। यानी कि एरो देखिए, एक एलिमेंट से कितने एरो निकल रहे हैं। अब आप देखेंगे एक एलिमेंट से जितने एरो उतनी इमेज है, सिंपल सी बात है। तो यहां से एक ही एरो निकल रहा है एक एलिमेंट से, 1 से, तो 1 इमेज है। इसकी भी 2 से भी एक एरो निकल रहा है तो ये भी 1 यूनिक इमेज है। 3 की भी एक ही एरो है तो यूनिक इमेज। इस तरह से आप चेक करते हैं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। इसको हम कैसे नोट करते हैं? 2 के साथ d आएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग 3 के साथ d आएगा, 4 के साथ d आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे फंक्शन की डेफिनेशन। बेसिक बात, छोटी सी बात है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए और हर एक की होनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता जिसकी इमेज ना हो, सपोज इसमें 5 और हो जाता और वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है,
देन इट इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। वो फंक्शन नहीं है तो भी क्यों? इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 2 पॉइंट मेन होते हैं इसमें, एक तो ये और एक ये। एक तो है हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एक्स के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, यूनिक होनी चाहिए, है ना, यूनिक, दोनों चीजें कवर होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट मेन है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरी डेफिनेशन। एक तो हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक वाला तो कंसेप्ट हम समझ गए कि हर एक से जितने एरो निकल रहे हैं, जितने से वो पेयर बन रहा है, तो वो एक ही निकलना चाहिए। अब दूसरी बात आती है एवरी की बात। एवरी का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे सपोज कोई एलिमेंट बच जाता जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, देन इट इज कॉल्ड, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं बोला जा सकता क्योंकि इसमें 5 बच गया, इस पेयर में 5 नहीं आया हमारे पास, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है। क्लियर? अब दूसरी बात, जो यहाँ पे जो अगर आपके पास सपोज 5 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन है। अब फिलहाल ये फंक्शन है। अब इसी के साथ ही इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसमें होता है फिर नेक्स्ट डोमेन एंड देन रेंज एंड देन कोडोमेन। इन तीनों की डेफिनेशन भी यहां पे मैं बताना चाहूंगा। वैसे डोमेन और रेंज तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं, फिर भी कोई बात नहीं। डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि जो फर्स्ट सेट यहां पे जो भी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन है। वो सेट होता है, सेट का मतलब आप 11th में याद होगा, सेट में आपको नोटेशन जो भी चलती है, सेट बनता है ABCD, कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं एलिमेंट, तो 1 2 3 4। अब ये तो देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, क्यों? हर एक की इमेज होनी जरूरी है, डेफिनेशन ही यही कहती है। तो एवरी एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी, और जिसकी इमेज आएगी वो सारे क्या है, डोमेन है। जिसमें से भी एरो निकल रहे हैं वो सारे डोमेन है। तो डोमेन अगर मैं आपसे पूछी इस क्वेश्चन का तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? यहां से जब आप चले तो आप जहां तक जा रहे हो, जैसे 1 के साथ जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इमेजेस जो बन रही हैं, इनमें से जो भी इमेजेस बन रहे हैं उनको आप रेंज कहते हैं। सो रेंज में भी एक सेट होता है। इसमें देखिएगा रेंज क्या क्या बन रही है, एक तो ये रेंज में रेंज बनी थी और एक ये रेंज बनी थी, फिलहाल 2 ही बन रही है। ठीक है, इनको भूल, ये कोई दिक्कत नहीं, बी और सी का क्या हुआ छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो इमेजेस बन रही हैं वही आपकी रेंज बोलेंगे। देन इट इज ए एंड डी, ए और डी। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आया। नेक्स्ट जो आया देन इट इज कोडोमेन। कोडोमेन होता है, सिंपल सी बात है, ये आपके पास डोमेन और ये कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट। देखिए रेंज और कोडोमेन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या मतलब होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं जो रिलेटेड है, जो इमेज बने हुए हैं किसी एलिमेंट एक्स की, किसी एलिमेंट की, होते हैं रेंज। और कोडोमेन में होते हैं सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट। यानी कि जो राइट साइड वाला सेट है, जो लेफ्ट साइड वाला सेट है वो डोमेन होता है, जो राइट साइड वाला कंप्लीट सेट जो है, चाहे वो किसी की इमेज बने या ना बने, वो कंप्लीट सेट जो है वो आपका कोडोमेन होता है। तो अगर मैं कोडोमेन पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे ABCD, तो ये कोडोमेन है। और एक सीधी सी एक रिलेशन बनती है दोनों के बीच में। आप जैसे मैं कह रहा था कंफ्यूजन रहता है, आप ध्यान रखिएगा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। यानी कि इसको सबसेट क्या होता है वो आप बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि AD है और यहाँ पे ABCD, आप देख सकते हैं, क्लियर नजर आ रहा है आपको, ये AD है और इसमें ABCD है, तो AD इज सबसेट ऑफ ABCD, है ना। तो या तो अगर मान लीजिए सबके अलग अलग एलिमेंट पेयर बनते, सपोज 2B पे चला जाता, 3C पे, 4D पे, हर एक पे आ जाता, तो रेंज क्या आ जाती, रेंज भी चेंज हो जाती। रेंज क्या आती, ABCD, क्योंकि सभी किसी ना किसी की इमेज बन रहे थे, तो इसलिए वो रेंज में आ जाते। रेंज भी वही होती है और कोडोमेन भी वही होती है। यानी कि या तो आपके पास सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और चारों के चारों भी हो सकते हैं। यानी कि जितने भी, चार नहीं, जितने भी हो सकते हैं वो सारे भी हो सकते हैं। देन आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आपको मैंने बताया डोमेन और रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन की जो नोटेशन है, वो आपने 11th में पढ़ा हुआ अच्छे से। 11th में अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। सो अब हम देखते हैं इसमें फंक्शन की बात। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की नोटेशन fx होती है, आप सभी जानते हैं। अब फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर, हम 12th में है फिलहाल। तो जैसे कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, x² + 3x + 2, सपोज ये है आपका,
है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे ही आपके अलग अलग होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशंस होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे लगता है जहाँ तक मुझे करना चाहिए वो ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, इन दोनों को जरूर बताऊंगा मैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, ठीक है। तो x जो है यहाँ पे आप यूज करते हो दैट इज डोमेन होती है। तो अगर सपोज फंक्शन आपका है रियल टू रियल, रियल टू रियल, रियल टू रियल का मतलब समझ गए होंगे, यहाँ से x और ये y का सेट है समझ लीजिए। तो यहाँ से आपको x उठाना है यहाँ से, और जो रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ से आना चाहिए R में से, यानी कि fx को आप y भी कहते हैं, 11th क्लास में आपने सीखा हुआ है। तो fx को y भी कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या समझेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा इंटीजर उसमें इंक्लूडेड है, दैट इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो भी आपको नंबर गिवन है, क्योंकि रियल की बात की जा रही है, ये देखिएगा x किसमें है, रियल की बात कर रहे हैं। तो रियल में आपके पास नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं। तो उनमें से आप डेसिमल पोर्शन को अगर आप हटा देते हैं, मतलब इंटीजर कितने कंप्लीट हो चुके हैं, जितने मैक्सिमम जो इंटीजर ग्रेटेस्ट, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा इंटीजर, जो उस नंबर के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर। फॉर एग्जांपल अब मुझे x लेना है, और मैंने आपको बताया था डोमेन की डेफिनेशन के टाइम पे, डोमेन होता है ये पूरा का पूरा फर्स्ट वाला सेट। तो इसमें ऑल रियल आ चुके हैं। तो इसमें आपके पास अगर 1 लेते हैं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पे रियल लेना है तो 1 ले लिया तो 1 का 1 आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, क्यों, फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, तो इंटीजर कंप्लीट हो रहा है, एच आ जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी डेसिमल वाले में, है ना, डेसिमल वाले में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा सेट मैंने आपको अभी ओवल शेप वाला डायग्राम बताया, एरो डायग्राम, तो सपोज यहाँ पे 1.2, 1.3, 1.4, क्यों, रियल है सारा, रियल टू रियल की बात कर रहे हैं। तो 1.2 है, तो 1.2 किससे कनेक्टेड है? क्योंकि कनेक्ट नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा, वो कनेक्ट तो होगा किसी से। अब देखते हैं किससे कनेक्ट होगा, तो वो ही चेक करना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो 1.2 अगर यहाँ पे है 1.2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, यानी कि 1.2 जो है वो 1 से कनेक्ट होगा वहां पे, क्योंकि रियल में 1 तो आएगा ही आएगा। 1.3 का क्या आएगा बताएगा कोई? आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 1.3 ये भी 1 पे आएगा, 1.4 ये भी 1 पे आएगा, यानी कि 1.99999 तक सारा का सारा 1 पे ही जाएगा। और कहां से शुरू होगा? 1.000001, मतलब कितने भी जीरो हो सकते हैं, कितने भी 999 हो सकते हैं। इन सब के लिए जो आपके पास सारी जो इमेज जो होंगी, सबकी इमेज क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों? इंटीजर पे जाएंगी सारे के सारे। इसी का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर सपोज यहाँ पे 2.6 होता तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आती। 3.9 होता तो राउंड ऑफ नहीं करना, इसमें कभी राउंड ऑफ कर दो। 3.999 भी है तो वो ये निकलना कि अप्रोक्सीमेट 4 हो गया, नहीं। 3.9999 भी अगर आप कह रहे हैं तो आप उसको 3 ही बोलेंगे, यानी कि कितने इंटीजर कंप्लीट हो रहे हैं आपको ये देखने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अब अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में है, मतलब आपका नंबर नेगेटिव में है, -1.6 है सपोज, यहाँ पे थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं कि आप जल्दबाजी में आप सोचेंगे हमें तो पता लग गया, तो हमें तो अब सारा पता लग गया, हम तो बता देंगे। तो आप ये सोचेंगे, और मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि -1.6 है तो -1 आ गया, यही सोचेंगे कि -1 आ गया। -1 नहीं आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2, इसका आएगा -2, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये जो नंबर है इसमें कितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके हैं? अगर आप कहते हैं आपका आंसर -1 है तो -1 तो इससे भी बड़ा हो गया, तो इससे तो आगे आएगा वो, तो -1 तो इससे ऊपर जाके आएगा। लेकिन मैंने कहा ये अपने यहाँ तक जब पहुंचा है ये नंबर, तो ये कितने इंटीजर को क्रॉस करके आया है, तो कितने इंटीजर को क्रॉस करके आया वो आपको देखना है। जैसे 2.6 है तो वो 2 इंटीजर को क्रॉस करके आया है, यानी कि ऊपर जाके 3 आएगा, लेकिन 2.6 बीच में कहीं पे है, तो कितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके? 2 तक हो चुके। सिमिलरली -1.6 है यहाँ पे है सपोज, तो नीचे उसके क्या मिलेगा? उसके -2 मिलेगा, और उसके ऊपर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो हमें ऊपर नहीं जाना, हमने देखा है कि हम नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो हमने कितने स्टेप कंप्लीट करके आए हैं, कितने इंटीजर कंप्लीट करके आए हैं, तो आएगा -2। तो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट होगा, तो ये आपको दोबारा जरूर कर लेना अच्छे से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये वैसे 11th क्लास में था, लेकिन 12th में थोड़ा सा जरूर काम आता है, बहुत ज्यादा जगह काम आएगा, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ दोनों चीजें, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बता चुका मैं। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इट इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट इज x, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज माइनस x। बस जहां पे भी मॉडुलस x आएगा आप उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसकी वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। दैट इज इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज x, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज माइनस x। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है कि आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज और करें कि आप जितने फंक्शन देखिए अगर उनका ग्राफ बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप उनका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के थ्रू हमें डोमेन और रेंज पता लग जाती है। ठीक है, तो ग्राफ को देख के हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पोर्शन में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने मोड एक्स का ग्राफ। मोड एक्स का ग्राफ ये होता है वी शेप में। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है वो आप खुद देख सकते हैं। ये चीजें आपको बेसिक बातें हैं वैसे तो ये आपने 9th से स्टार्ट करते हैं ये पोर्शन आपको करना। सपोज मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y 0 आ जाएगा, मैं -1 रख रहा हूँ x को तो 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव बन जाता है। ये -2 रखा तो ये 2 हो जाएगा। तो आप जब इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपके सामने वी शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये वी शेप जो बनेगी, ध्यान से देखिएगा, -1 और 1 देखिए कैसे, ये 1 था, ये 1 था, ये -1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था। ठीक है, ये -2 था, तो ये जो है यहाँ पे 2 है सपोज, यहाँ पे 2 है सपोज, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है, इससे यहाँ को इसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है, तो इनको जो पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे, जैसे ये पॉइंट्स आते जाएंगे ऐसे करके आप इनको देखेंगे वी शेप बन जाती है। ठीक है, ये वी शेप का सिंपल सा लॉजिक होता है कि वी शेप बनती है मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, और मॉडुलस में अगर सपोज x+2 होता, y इज इक्वल टू x+2 या x इज इक्वल टू x+2, तो ये वी शेप तो बनती, बट कहाँ बनती, -2 पे। कैसे पता लगता है वो हमें, वी शेप कहाँ बनेगी, यहाँ पे जो भी अंदर वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं वहां से, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां से कोई वैल्यू चेंज होनी शुरू होती है। जैसे x+2 को आप 0 कह रहे हैं तो x आ जाएगा -2। ठीक है, तो यही चीज है। जैसे यहाँ पे आप ओनली x था तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 पे ही ये वी शेप क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, मतलब टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे -2 है तो -2 पे टर्निंग पॉइंट आएगा, तो -2 तक ये वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा -2 पे जाके। ठीक है, तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन ग्राफ। अब मैं बता रहा था डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ग्राफ को देख के। देखिएगा, अब डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स और रेंज होती है वैल्यूज ऑफ वाई। अब देखिएगा रेंज एक्स कहाँ पे जा रहा है, एक्स की वैल्यूज देखिए इस साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड नेगेटिव होती है। अब मॉडुलस का ग्राफ देखेंगे आप देखेंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज की साइड भी एक्स का, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, नेगेटिव की साइड में भी एक्स का ग्राफ है, देख सकते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे भी है, मतलब एक्स पॉजिटिव की साइड में भी है और ये ग्राफ इधर भी है, नेगेटिव साइड में भी है। तो अगर आप डोमेन डायरेक्ट करें तो आप कहेंगे ऑल रियल, डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। अब रियल नंबर में पूरा इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होती है, आप इसको नोटेशन ये नहीं कि वैल्यूज लिख के दिखाओगे, आर लिख दीजिए, कैपिटल आर, समझ जाए, अंडरस्टूड हो जाएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है, मैंने बताया y की वैल्यू। अब देखिएगा y की वैल्यू में थोड़ा चेंज है। y की वैल्यू देखिए कैसे होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है और नेगेटिव नीचे की साइड होती है। अब देखिए इस ग्राफ के अंदर देखिए जो हमारा ग्राफ वी शेप वाला ग्राफ था वो सिर्फ ऊपर की साइड है, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की साइड ही है, नीचे नहीं है, और ऊपर की साइड है, यानी कि क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके। तो इसमें रेंज कहेंगे पॉजिटिव, इसको बोल देंगे पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके। अब आप कहोगे पॉजिटिव बोल रहे हैं तो 0 को इंक्लूड लिखने की क्या जरूरत है। देखिए 0 जो है दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जो है ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा। अब तक आपको ये बातें नॉर्मल सी लगती है कि ये क्योंकि बताया नहीं जाता नॉर्मली, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बहुत मायने रखती है। आपको ये पता होना चाहिए कि 0 जो है नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव में आता है, नॉर नेगेटिव में आता है। अगर आप कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं तो स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 से, और अगर आप कहते हो नेगेटिव इंटीजर तो स्टार्टिंग होगी -1 -2 -3, ये चलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो उसमें 0 आ जाएगा।
ठीक है, नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव, लेकिन इसमें अब जीरो आ जाएगा, क्यों? नॉन नेगेटिव आ गया। फर्क पता लगा आपको? पॉजिटिव का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 से होता है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसका नोटेशन एक चीज और कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to इनफाइनाइट। जीरो को इंक्लूड किया है, इंटरवल है ये, 11th में ही सीखा हुआ आपने, 0 to इनफाइनाइट, और ये इंटरवल होता है, रियल नंबर के लिए इंटरवल यूज करते हैं आप सभी, और जीरो को इंक्लूड करना है तो इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये है आपका रेंज बताने का और डोमेन बताने का तरीका बाय यूजिंग ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। तो ग्राफ को देख के आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू किधर किधर लाई कर रही है, किधर कर रही है, कहाँ से कहाँ तक कर रही है, ये आप देख के डोमेन बता सकते हैं। और वाई की वैल्यू जो है वो आपको रेंज को बता देता है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ये पोर्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रा होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस गिवन है fx और gx, कोई भी दो फंक्शन है तो उनका सिंपली सम करना और डिफरेंस करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, डिवाइड को कोशेंट बोलते हैं आगे। तो ये आपको हमें बहुत ईजी सा लेवल है वैसे देखा जाए तो। सपोज f एक फंक्शन है x to r, यानी कि किसी भी सेट x से लेके रियल नंबर तक, और एक g फंक्शन है आपका वो भी x से लेके r तक है। ठीक है, सपोज fx इज x क्यूब है, सपोज x क्यूब प्लस 3, और gx एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें देखना है क्या कि आपसे पूछा जाए सपोज सम क्या आएगा, सम ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा f प्लस gx। ठीक है, f प्लस gx, तो सिंपल है fx प्लस gx, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर दोगे तो देखिए क्या होता है, लाइक टर्म में लाइक टर्म जुड़ती है, वो आपको बच्चों वाली बात है वैसे तो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया सम। सिमिलरली डिफरेंस कहा जाए तो f माइनस g। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जो f प्लस g है, जैसे ये होती है डोमेन, आपको मैंने बताया था डोमेन, और ये क्या होती है कोडोमेन, है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो यहाँ पे भी वही होता है, प्लस जो आप सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन कोशेंट जो करते हैं उसमें डोमेन वही रहेगी, यानी कि सम जो आएगा दोनों का f प्लस g, उसकी डोमेन भी x रहेगी और कोडोमेन भी r ही रहेगी, दोनों को ऐड करेंगे। सिमिलरली f माइनस जी जब आप कर रहे हैं तो उसमें भी x टू r ही जाता है। सिमिलरली f इंटू जी आता है अगर आप fg, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, नॉर्मल प्रोडक्ट करनी है। कोई टेंशन मत लेना कि प्रोडक्ट का मतलब कहां से आ गया, तो प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे आप करते आए हैं छोटी क्लासेस में वही करना है। डिवाइड में क्या होता है, कोशेंट वाला केस आता है, सेम वही, इसमें भी वही x टू r आ जाएगा। इसमें f अपॉन g अगर आ गया तो ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल रियल टू r, और ध्यान रखिएगा ये कंडीशन वही जो छोटी 9th क्लास में आती है आपके, g कैन नॉट बी इक्वल टू 0, g 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि g की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम g को 0 नहीं लेके चलेंगे, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो। सो यहां तक आपने देखा मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड और सम जो भी डिफरेंस करते हैं वो आप कर सकते हैं नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है जब समथिंग कोई भी कांस्टेंट नंबर की पावर में x आ जाता है तो उसका आप एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। e रेज़ टू पावर x आपने कभी सुना हो, एक्सपोनेंशियल उसको वैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको एक्सपोनेंशियल ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो आपके पास अगर इसको सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, तो x यहाँ पे a तो a ही रहेगा 1 2 3, जैसे सपोज 2 रेज़ टू पावर x है तो आप x जो रखते जाएंगे पावर में रखते जाएंगे। जैसे पावर x की जगह 1 रख रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 1, x को 2 रख रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2, x की वैल्यू रखते जाना है, पावर में जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको अगर आप ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज ये आपका है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझने में आसानी रहेगी इसको। 2 रेज़ टू पावर x सपोज, तो x और y है ना, तो x को 0 रखा तो y आएगा 1, है ना, और x को मैंने 0 रखा तो y आया 1, x को मैंने 1 रखा तो y आया 2, x को 2 रखा तो y आया 4। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये वैल्यू आ रही है तो आप इसका ग्राफ जब आप लोड करते हैं
यहाँ पे ओरिजिन एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 1 एक्स 0 और वाई 1, देखिएगा वाई 1 यहाँ पे होता है, जानते हैं आप सभी। तो ये 0 1 यही पॉइंट हुआ। तो ये जो ग्राफ है, जैसे 1 पे क्या जा रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 है। ये मैं एक्स 1 थोड़ा दूर ले लेता हूँ, और वाई की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे 2 है तो ये 4 है, तो ये 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करके तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बन जाता है। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या है, अगर आप यहाँ पे a की जो वैल्यू है, देन इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर आप a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है, और अगर आप दूसरा केस बनता है इफ a इज लेस देन 1, लेस देन मतलब 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, तो 0 to 1 अगर आप लेते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बनेगा जस्ट इसका रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट होगा, 1 यहाँ पे था पहले भी, अभी भी 1 यही है। तो जैसे ये ऐसे ऊपर जा रहा था वैसे ही ये नीचे आएगा इसी शेप में। लेकिन इसकी ध्यान रखिएगा, ये है y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x वैन a इज फ्रॉम 0 to 1, और ये भी y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 1 है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जैसे कि डोमेन और रेंज। अगर आप देखें तो डोमेन और रेंज आप इजीली देख सकते हैं। जैसे अभी बताया था डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन होता है एक्स की वैल्यू। जब देखिए आपका ग्राफ जो है वो इधर भी जा रहा है, एक्स के नेगेटिव पॉजिटिव साइड भी और एक्स के नेगेटिव साइड में भी ग्राफ है इसका। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है आपकी जो आ रही है वो आपकी नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी है। तो आप देखेंगे डोमेन जो है वो आएगा ऑल रियल नंबर। इसमें भी उस साइड देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, दोनों में एक ही केस है, नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज आप देखिए ध्यान से क्या है, ये 0 को टच नहीं कर रहा है। देखिएगा ये जो रेंज होती है y की वैल्यू है ना, y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो वैल्यूज है हमारे ग्राफ की, ये y में सिर्फ 0 से मतलब जो ये x एक्सिस है इससे ऊपर ही है, इसको टच नहीं कर रही है, यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं करता है। देन इट इज 0 to इनफाइनाइट, यानी कि 0 to इनफाइनाइट तो कहेंगे, बट इट इज ओनली ग्रेटर देन 0 to इनफाइनाइट बोलेंगे, यानी कि 0 से ग्रेटर चलेगा, इक्वल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी इसकी रेंज, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है लॉगरिथमेटिक फंक्शन। लॉगरिथमेटिक फंक्शन जो होता है उसमें सिंपली फिर वही सेम लॉजिक है जो अभी बताया था एक्सपोनेंशियल में। यहाँ पे a पे डिपेंड करता है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 1, सो a इज ग्रेटर देन 1 जब आप लेते हो आप कहोगे log आया कहाँ से, तो आपको उसको समझाने का तरीका है, जैसे हम जानते हैं 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो ये 2 यहाँ पे a है और 3 क्या है x, और समझ गए होंगे अभी किया था एक्सपोनेंशियल वाला केस इक्वल टू y, तो वैसा ही केस है। तो आप इसको बोलेंगे लॉग में चेंज अगर करना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल। तो log 8 पहले बोलते हैं, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल से आप लॉग बना सकते हैं, लॉग से आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, जैसे अभी मैंने किया था a raised to the power x इज इक्वल टू क्या था, y था, तो वही चीज यूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले लिखूंगा log, फिर मैंने लिखा था 8 की जगह यहाँ पे y है। ठीक है, और बेस में क्या है a, और इज इक्वल टू क्या लेते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज कितनी है पावर में, यहाँ पे 3 था तो 3 आया था, तो पावर में x है तो x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन में x इज इक्वल टू नहीं होता, y इज इक्वल टू होता है। तो अगर y इज इक्वल टू होता है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब x की जगह y और y की जगह x। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू log x, यहाँ पे आ जाएगा टू द बेस a। तो इस तरह से फॉर्मेशन बनती है लॉगरिथमेटिक फंक्शन की। ठीक है, अब a अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 1 है, a अगर 1 से ग्रेटर है तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें x जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, a आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये x की वैल्यू ध्यान रखिएगा आपके पास ग्रेटर देन 0 ही लेनी है यहाँ पे। तो 1 से ग्रेटर कुछ भी होगा तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो आएगा वो यहाँ से, यानी कि आपको एक बात थोड़ी बहुत बेसिक बातें याद रखनी है, log 1 इज ऑलवेज 0, log 1 0 होता है, मतलब x को जब आप 1 पुट करोगे ना
यहाँ पे, तो y जो आएगा, इसको आप y भी कहते हो, तो y 0 आएगा, है ना। तो ये होगा x1 और y 0, तो 1 0 पॉइंट ये हुआ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके जाएगा, इस पॉइंट से होता हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं अच्छे से। सिमिलरली दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है व्हेन a इज फ्रॉम 0 to 1, सेकंड जैसे एक्सपोनेंशियल में था वैसा ही है। तो अब हम करते हैं यहाँ से, तो ये जैसे आप उसमें रिवर्स हो गया था ना उस केस में, तो आप यहाँ पे भी रिवर्स होगा। तो जैसे ये नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा था, तो ऊपर से नीचे भी ऐसे ही करके आएगा राउंड शेप में, ठीक है। और ये पॉइंट फिर से वही होगा 1 और 0, जैसे इसमें था 0 x डैश और y डैश, है ना। तो ये है आपका इसका ग्राफ। ये कब है, जब ये 0 से 1 के केस में है और y इज इक्वल टू log x टू द बेस a है। अब डोमिनो रेंज की बात करते हैं दोनों की। तो डोमिनो रेंज देखिए, x जो है देखिए ध्यान से, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में आया है, इसे फंक्शन जो अपना ग्राफ बना है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड में, 0 को टच भी नहीं कर रहा है, 0 से उस साइड ही चल रहा है। देन आप कह सकते हो डोमेन जो है दैट इज इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज 0 to इनफाइनाइट। पॉजिटिव में मतलब 0 इंक्लूड नहीं करते। और रेंज जो आएगी, रेंज देखिए y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आपका ग्राफ जो है दोनों तरफ है, तो आप इसमें ऑल रियल नंबर कह सकते हैं रेंज में, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे सेम केस बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का पोर्शन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम करेंगे वो करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो वहीं से बनता है, उससे रिलेटेड पोर्शन है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। क्योंकि जो अगर 1 1 on 2 होगा तभी आप इनवर्स कर पाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही पेपर में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप मेरी जो भी अगर आपको वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, पिछले वीडियोस भी देखते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने आसपास जितने बच्चे हैं 10 to 12 के उन सबको ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि वो भी बच्चे सीख सकें। क्योंकि ये टाइम लॉकडाउन का है, और लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल्स बंद आप सभी जानते हैं, तो घर बैठे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा क्या करता है कि एक टीचर से पढ़ता रहता है तो वो बोर हो जाता है उससे पढ़ते पढ़ते। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो, अगर मेरे वाला वीडियो आप सेंड कर देते हो उनको, तो उनको भी थोड़ा वेरिएशन मिल जाएगा, वैरायटी मिल जाएगी। हो सकता है उनको समझ में कुछ पॉइंट अलग से क्लियर हो जाएं, और उसका भी बेनिफिट और आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।